जय श्री कृष्ण भैया। हाँ बेटा, चेक करो, लास्ट लेक्चर में अपन ने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का तो अपन ने सॉल्यूशन कर लिया था, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो क्या है। सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन, पढ़ो एक बार। क्या लिख रखा है आपने? पार्टिकल का जो मोमेंटम है, कण का जो संवेग है, वो कैसी राशि होती है? यही तो लिख रखा है अपन ने, नॉन इनवेरिएंट। सही है क्या? मतलब वेरिएंट क्वांटिटी है। कण का संवेग अनिश्चय राशि होता है, ये निश्चय नहीं होता है। यही तो लिख रखा है अपन ने। अच्छा, और संवेग संरक्षण का नियम, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, क्या होता है? इनवेरिएंट होता है, निश्चय होता है। ठीक है, ये लिख रखा है अपन ने। करें तो सॉल्व। लिखो तो, हेडिंग डालो पार्टिकल का मोमेंटम, कण का संवेग। सॉल्यूशन लिखो सेकंड का, और हेडिंग डालो कण का संवेग, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, कण का संवेग, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो मोमेंटम क्या होता है पहले तो ये डिफाइन करो। मास इनटू वेलोसिटी। तो लिखो, हम जानते हैं कि यू नो दैट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, हम जानते हैं कि कण का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज सेड टू बी मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। हम जानते हैं कि कण का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, कण का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, कॉमा लगाओ, कण का संवेग कहलाता है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज सेड टू बी मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। कण का संवेग कहलाता है। मोमेंटम आप क्या लिखते हो? पी वेक्टर, मास इनटू वेलोसिटी। लिख दो ये, पी वेक्टर इक्वल टू एम वी। क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ो। क्या कह रहा है वो? कौन से रूपांतरण समीकरण में बात कर रहा है? इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो गैलीलियन में क्या आपने वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ी है? अपन ने वेग रूपांतरण समीकरण पढ़ा है। क्या होता है वेग रूपांतरण समीकरण? बोर्ड पर देखेंगे हम बेटा, वेग रूपांतरण समीकरण का यूज कर रहे हैं। इधर देखो, फ्रॉम वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, वेग रूपांतरण समीकरण से क्या था बताना? v प्राइम इक्वल टू v माइनस कैपिटल V। चेक करो, यही था क्या? अच्छा, स्मॉल m का बोथ साइड क्या करने पर? मल्टीप्लाई। क्यों कर रहे हो मल्टीप्लाई? क्योंकि ये वेलोसिटी टर्म है, और अपन को क्या बनाना है? मोमेंटम, संवेग बनाना है। तो संवेग बनाने के लिए अपन क्या करेंगे? स्मॉल m का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एम वी प्राइम, एम वी माइनस एम वी। ये कौन से फ्रेम में मोमेंटम आ गया? ये लिख दिया अपन ने, पी प्राइम इज इक्वल टू एम वी प्राइम, और पी इज इक्वल टू एम वी। वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा पी प्राइम, पी माइनस मास ऑफ पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चेक कर लो, ये आ गया। क्या पी प्राइम इज इक्वल टू पी आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब मोमेंटम इनवेरिएंट क्वांटिटी नहीं है। तो अपना जो क्वेश्चन सेकंड है उसका आधा पार्ट हो गया। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं अपन? करो सॉल्व। लिखो, वेग रूपांतरण समीकरण से, फ्रॉम वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन।
लिख लेना यहाँ पे वेग रूपांतरण समीकरण से, और नीचे लिखना मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एम का गुणा करने पर, स्मॉल एम का गुणा करने पर। करो नोट। लिख लिया फर्स्ट इक्वेशन। देखो समीकरण 1 गैलीलियो का संवेग रूपांतरण समीकरण कहलाता है। इक्वेशन फर्स्ट इज सेड टू बी मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ गैलीलियन। समीकरण 1 गैलीलियो का संवेग रूपांतरण समीकरण कहलाता है। समीकरण 1 गैलीलियो का संवेग रूपांतरण समीकरण कहलाता है। इक्वेशन फर्स्ट इज सेड टू बी मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ गैलीलियन। लिखो, लिख दिया, उसी लाइन में लिखो। इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है बताओ? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज ए वेरिएंट क्वांटिटी। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि कण का संवेग, कण का संवेग गैलीलियन रूपांतरण समीकरण के अंतर्गत, कण का संवेग गैलीलियन रूपांतरण समीकरण के अंतर्गत निश्चर राशि नहीं होता है। इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज ए वेरिएंट क्वांटिटी इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, इज ए वेरिएंट क्वांटिटी इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लिख लिया? चलो भाई, अब बात करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ से। जब अपन ने जबकि के बाद जो पार्ट लिख रखा है वाइल के बाद, उससे बात करते हैं। तो टॉप अपना क्वेश्चन यही चल रहा है, यहीं पे स्टार लगा के छोटी शेडिंग डालो। मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, संवेग संरक्षण का नियम। मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, संवेग संरक्षण का नियम। हाँ भाई, क्या होता है मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ? इधर देखो भाई, बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन टोटल मोमेंटम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यही तो होता है भाई अपने पास है। मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ क्या होता है? इधर देखो, एक मिनट बोर्ड पे देखो क्या लिखा मैंने, ये समेशन, योग। किसका योग? मोमेंटम का। किसका योग? मोमेंटम का। और यहां पे मैंने क्या लिखा है? ये बी का मतलब बिफोर और सी का मतलब कोलिजन, मतलब टक्कर से पहले कुल संवेग बराबर होना चाहिए किसके? समेशन। हाँ भाई, क्या लिखे बताओ? पी। और यहां पे अपन ने क्या लिख दिया? एसी। एसी का मतलब आफ्टर कॉलिजन। यही तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ होता है। लिखो वी नो दैट, और लिख दो हम जानते हैं कि, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, और ये लिखो, और ये छापो, हम जानते हैं कि, वी नो दैट, और ये लिख दो। लिख दिया? अब इस कंजर्वेशन लॉ को पहले अपन एस फ्रेम में लिखेंगे, फिर कौन से फ्रेम में लिखेंगे? एस प्राइम में। बोर्ड पे देखो, थ्योरी लिखना ज्यादा पसंद करोगे या कैलकुलेशन करना? थ्योरी लिखवाऊं कैलकुलेशन करवाऊं? बोर्ड पे देखो तो कौन से निर्देश तंत्र में बात कर रहे हैं हम? सबसे पहले एस निर्देश तंत्र। बोर्ड पर ध्यान प्रत्येक का। एस फ्रेम में बात कर रहे हैं बेटा। इधर देखो,
यहां पे आप BC मत लिखना, बिफोर कॉलिजन लिखना, ठीक है, टक्कर से पूर्व। इतने ज्यादा शॉर्ट में मत चलना। और इधर क्या लिखेंगे? आफ्टर कॉलिजन, टक्कर के पश्चात। हमने यहां पे दो पार्टिकल मान लिए, ये मान लिया। फर्स्ट पार्टिकल का मास कितना मान लिया? m1, और सेकंड पार्टिकल का मास कितना मान लिया? m2। और ये दोनों पार्टिकल इंटरेक्शन करते हैं, कोलिजन करते हैं, टक्कर करते हैं। और ये अपने आफ्टर कोलिजन पार्टिकल है, टक्कर के पश्चात। फर्स्ट का मास कितना माना था आपने? m1, और सेकंड का मास m2। हाँ भाई, बिफोर कॉलिजन अपन वेलोसिटी को डिनोट करते हैं u से। किससे डिनोट करते हैं? और आफ्टर कॉलिजन v से, ठीक है। तो इधर देखो, ये बिफोर कॉलिजन कंडीशन है, तो u का मतलब बिफोर कॉलिजन। और कौन सा पार्टिकल है ये? फर्स्ट, तो मैंने ये लिख दिया u1। तो फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? u1, और सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? लेकिन ये बिफोर कॉलिजन है। अब बात करते हैं आफ्टर कॉलिजन, तो क्या लिखें बताओ? v1, और इसके लिए v2। सही लिखा है क्या? चलो अपना मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगाएं। क्या था आपका मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ? अब बताएंगे आप मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। सर बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम, और आफ्टर कॉलिजन टोटल मोमेंटम। तो बिफोर कॉलिजन यदि हम लिखें तो समेशन p, मैं I लिख दूं यहां पे बिफोर कॉलिजन के लिए, इनिशियल स्टेट, अरे प्रारंभिक अवस्था में, और इसको क्या बोलते हैं? अंतिम अवस्था। ये लो, ठीक है। अब तो कितने पार्टिकल हैं बिफोर कॉलिजन बताओ? दो। तो क्या लिखेंगे? p1 प्लस p2, इस पार्टिकल का मोमेंटम प्लस इस पार्टिकल का मोमेंटम बराबर। आफ्टर कॉलिजन कितने पार्टिकल हैं? p1 प्लस p2। सही लिखा है? हाँ भाई, इधर देखो, मैं क्या करता हूं, आफ्टर कॉलिजन पार्टिकल को अपन, बेटा एक मिनट ध्यान सुनना, नोटेशन में अपन आफ्टर कॉलिजन थर्ड और फोर्थ दे देते हैं समझने के लिए। क्या दे देते हैं अपन? थर्ड और फोर्थ। हाँ भाई, p1 के लिए मोमेंटम तो समझ के बोलना। फर्स्ट पार्टिकल का मास कितना है? m1, वेलोसिटी, तो मोमेंटम क्या हो गया? मास इनटू वेलोसिटी। सेकंड पार्टिकल का, अच्छा आफ्टर कॉलिजन, फर्स्ट पार्टिकल के लिए, सेकंड पार्टिकल के लिए, कंफर्म? अच्छा, पर इस तुम्हें थर्ड और फोर्थ बढ़िया नहीं लग रहा है, तो आप यहां पे स्मॉल ए स्मॉल बी भी दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो तुम्हारी इच्छा। भाई बिफोर कॉलिजन हमने नोटेशन 1 और 2 से दे रखा है, आफ्टर कॉलिजन मान लो स्मॉल ए स्मॉल बी से दे दो, या थर्ड और फोर्थ से दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये नोटेशन हमें पता होना चाहिए। अब थर्ड और फोर्थ लिखूं या स्मॉल ए स्मॉल बी लिखूं? सही है, थर्ड और फोर्थ। सही लिख रहे हैं अपन? मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां पे गलती कर दो, तुम m3 लिख दो, अरे ज्ञानी हो, नहीं लिखेंगे फिर तो ठीक है। ये मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ कौन से फ्रेम में आ गया अपने पास? एस फ्रेम में। कौन से फ्रेम में? ये एस निर्देश तंत्र में संवेग संरक्षण का नियम आ गया अपने पास। कभी भी बाई चांस तुम क्लास में लेट आते हो तो इधर से जाकर उधर बैठ जाया करो। क्यों? समझ में आ गया ना? इक्वेशन सेकंड, ये अपने पास मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ आ गया। कौन से फ्रेम में? एस फ्रेम में। कौन से फ्रेम में? अब यही काम अपन कौन से फ्रेम में करेंगे? एस डैश। तो इतना हम लिख लेते हैं पहले, यहां से लिखना पड़ा। लिखो एस निर्देश तंत्र में फर्स्ट डे अपना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यूट्यूब की क्लास ले रखी नहीं ले रखी? नहीं ले रखी। ये रफ कॉपी में नोट कर लो, है ना, और समझने का प्रयास मत करो, नहीं आएगा समझ में, है ना बेटी? जिनका फर्स्ट डे, अदरवाइज मानसिक रूप से विकलांग हो जाओगे। कैसे आएगा बताओ समझ में? बीच में टॉपिक चल रहा है, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब समझ में आएगा।
लिखो एस निर्देश तंत्र में, इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहां पे लिखेंगे टक्कर से पूर्व और यहां पर लिखेंगे टक्कर के पश्चात, बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन। कर लिया नोट इक्वेशन सेकंड तक? अरे लिख लिया क्या? चलें आगे। इधर देखो बेटा, बोर्ड पे देखना क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या लिखा है देखना। एच डैश निर्देश तंत्र बात कर रहे हैं, इधर देख ले बेटी। वेलोसिटी यू वन डैश, डैश लगा दें यू टू डैश, मास तो सेम होगा ना। हाँ भाई, क्या लिखें बताओ। और बेटा जब डैश लगाते हैं ना, ऐसे तिरछा लगाना हल्का सा, समझ में आया? हाँ, क्योंकि जब हम ऐसे लगा देंगे, मान लो सर हम तो ऐसे लगा रहे हैं डैश, तो जब घात लगाएंगे तो स्क्वायर करेंगे तो पावर कैसा लगेगा ये, समझ में आ गया? तो तिरछा लगाना। बाकी तुम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक भैया, ठीक है। आफ्टर कोलिजन के लिए अपन ने क्या इधर देखो रे, इधर देखो, ये डैश क्यों लगा रहे हैं? एस प्राइम फ्रेम में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इक्वेशन क्या दे देंगे इसको, तो ये अपने पास कौन से फ्रेम में आ गया और पहले किस में कैलकुलेट किया था? अब ये नहीं है तुम भी कहीं करेक्शन कर दो, उसमें लिखना है तुम्हें। हाँ, तुम भी ज्ञानी बन जाओ। लिखो सेकंड पॉइंट, एस डैश निर्देश तंत्र में, करो नोट भैया, लिखो सेकंड पॉइंट, एस डैश निर्देश तंत्र में। थोड़ा स्पीड से लिखो। और एग्जाम में जब क्वेश्चन आए ऐसे ही करके आना है जैसे मैं करवा रहा हूं, क्योंकि बीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो स्टेप बाय स्टेप करनी है विद थ्योरी, तभी नंबर मिलते हैं अपन को ग्रेजुएशन में। ये ग्रेजुएशन का रूल है। ग्रेजुएशन में आपको सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनाया जाता है, इनको बहुत अच्छा सब्जेक्ट आता है। एक्सपर्ट का मतलब एक्सप्लेनेशन पावर तुम्हारी बहुत अच्छी होनी चाहिए जिस टॉपिक के बारे में वो पूछ रहा है।
एक बार पढ़ा लें फिर बात करेंगे, है ना, समझा दूंगा उसको। चलो यहां तक नोट कर लिया। अब अपना टारगेट क्या है मुझे ये बताओ। तुमने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ो, जबकि के बाद क्या लिख रहा है। हाँ, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, निश्चर। आपने लिख रखा है मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ इज ए इनवेरिएंट क्वांटिटी इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। संवेग संरक्षण का नियम गैलीलियन रूपांतरण समीकरण के अंतर्गत निश्चर होता है। अब निश्चर का मतलब क्या होता है ये बताओ। कि हमने जो इक्वेशन सेकंड और थर्ड निकाला है ये दोनों सेम है। सेम का मतलब क्या है कि सेकंड को लेके चलो थर्ड निकाल दो, या थर्ड को लेके चलो, या तो थर्ड को लेके चलो कौन सा निकाल दो, सेकंड, या सेकंड को लेके चलो कौन सा निकाल दो, थर्ड। यदि ऐसा होता है तो दोनों समीकरण एक ही हैं, क्योंकि थर्ड से सेकंड आ रहा है और सेकंड से क्या आ रहा है, थर्ड आ रहा है, मतलब दोनों समीकरण एक ही हो गए। और यदि दोनों समीकरण सेम है, और दोनों समीकरण किसमें, एक एस फ्रेम में और दूसरा एस प्राइम में, और दोनों सेम हो गए तो क्या हो जाएंगे, इनवेरिएंट। यही तो क्वेश्चन है अपना, न्यूमेरिकल यही तो है। चलो तो भाई करते हैं कैलकुलेशन, लेकिन यूज में क्या लेना है आपको, गैलीलियन। क्या यूज में लेना है, गैलीलियो का कॉन्सेप्ट यूज में लेना है। करें तो सॉल्व, प्रत्येक का ध्यान बोर्ड पर। नोट बंद कर दो, बाद में छापेंगे। इधर देखो, सबसे पहले मुझे ये बताओ वेलोसिटी कितनी है यहां पे, 1 2 3 और 4। तो वेग रूपांतरण समीकरण कितने बनेंगे, 4 ही बनेंगे ना। देखो वो क्या नहीं समझाते हैं जब बोर्ड पे देखा कर, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये बिफोर कॉलिजन वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये आफ्टर कॉलिजन। देखो तो अपने पास वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या थी, प्रत्येक का ध्यान बोर्ड पर। इधर देखना, मैं सही लिख रहा हूं क्या, फ्रॉम गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, गैलीलियो के वेग रूपांतरण समीकरण से क्या था। बोर्ड पे देख, एक मिनट बोर्ड पे देख बेटा, बिफोर कॉलिजन है तो मैं यू लिख लूं, हल्का सा दिमाग का यूज करो, सही लिखा है क्या, ये दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी है क्या, मैंने यू क्यों लिखा है, बिफोर कॉलिजन टक्कर से, फिर मैंने यहां पे 1 क्यों लगाया है, मैंने 1 क्यों लगाया है, पहले कण के लिए, कौन से कण के लिए, अच्छा, फिर इसमें 1 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं है, ये किसकी है, जिनका फर्स्ट डे एक शब्द समझ में नहीं आए और मत समझने का प्रयास करो, हाँ मानसिक विकलांग हो जाओगे। बीच में चल रहा है टॉपिक कैसे आ जाएगा यार। हाँ मुझे तो ये बताओ, पहले तो मैंने यू क्यों लिखा, भाई बिफोर कॉलिजन लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे यू, ठीक है। फिर आपने 1 क्यों लगाया, फर्स्ट पार्टिकल नहीं साहब, हम तो सेकंड पार्टिकल के लिए लिख रहे हैं, तो सेकंड के लिए क्या लगाओगे बताओ, 2 लगाओगे। तो मुझे एक बात ये समझाओ भाई, तुम इस v में क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि v पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं है, ये किसकी है, एस डैश निर्देश तंत्र का वेग, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एस प्राइम फ्रेम ऑफ, याद आ रहा है जब टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है। अब समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट। थर्ड पॉइंट, अब मैं आफ्टर कॉलिजन लिखता हूं, तो आफ्टर कॉलिजन क्या लिखूंगा बताओ, सर v लिखो भाई, आफ्टर कॉलिजन v होगी वेलोसिटी, हाँ भैया v प्राइम इज इक्वल टू v माइनस कैपिटल v, ये दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी है, फर्स्ट पार्टिकल की लिखनी है, क्या लगाएं 1, आफ्टर कॉलिजन भी 2 पार्टिकल है ना, अब सेकंड पार्टिकल की लिखनी है आफ्टर कॉलिजन, हाँ भाई चेक करो सही लिखा है, ये बिफोर कॉलिजन और ये आफ्टर कॉलिजन, ये फर्स्ट पार्टिकल की, ये फर्स्ट की, ये अपने पास गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई भैया, इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करते हैं, बोर्ड पर देखो क्या लिख रहा है, पढ़ो, u1 डैश, अरे दिख रहा है क्या, क्या लिख रहा है, तो मान है या नहीं u1 डैश का, ये u2 डैश
अरे ये u1 प्राइम, ये u2 प्राइम, ये v1 प्राइम, और ये क्या आपके पास मान है? तो अपन पुट कर दें। ये मान किसने बताए? गैलीलियो ने। किसने बताए? चलो तो मान पुट करेंगे तो क्या आएगा इधर देखो, एकदम इजी न्यूमेरिकल आता है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, समीकरण 3 और 4 का उपयोग कर रहे हैं, बोर्ड पे देख ले रहे। m1, फिर बोल रहा है वो u1 डैश, तो u1 डैश का मान क्या लिखें? प्लस m2, क्या बोल रहा है? u2 डैश, मान बता। सही है, इक्वल। फिर बोल रहा है वो m1 v1 डैश, छोटा डॉन माइनस बड़ा डॉन। स्मॉल लेटर है, ये कैपिटल लेटर, दोनों में अंतर है ना। एक पार्टिकल की वेलोसिटी, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी है। गीतांजलि सो गई क्या? अरे बेटी, मल्टीप्लाई करते हैं। अरे मल्टीप्लाई करना तो आता है ना। नोटेशन जरूर ध्यान रखना है, मिस्टेक नोटेशन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अपन ने पार्टिकल के लिए स्मॉल लेटर ले रखा है, ठीक है। हाँ भाई, मुझे ये बताओ, ध्यान से देखो, ये क्या लिख रहा है, पढ़ो। -m1v, यहां पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, यहां पे देखो, ठीक है। अब क्या लिखें? रिमेन पार्ट, शेष भाग क्या बचा बताओ? m1 q1, आगे देखो m2 q2, आगे बताओ। चेक करो ये एस फ्रेम में है क्या? आपकी इक्वेशन सेकंड चेक करो, यही है क्या? आप लेके कौन से फ्रेम का चले थे? एस डैश का, और आ कौन से का गया? लेकिन यूज में क्या लिया? गैलीलियन। इसका मतलब कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ क्या होता है? इनवेरिएंट। बताओ अब इसमें क्या समझ में नहीं आया? एकदम सरल है ना, देखो। यहां से थर्ड तो लिख ली ना अपन ने, तो लिखो, हम जानते हैं कि गैलीलियो के वेग रूपांतरण समीकरण से, we know that from Galilean velocity transformation equation। थोड़ा फास्ट नोट करो, करो भैया नोट।
कर लिया नोट? लिख लिया हो तो आगे चलें। देखो, इट इज क्लियर, अतः स्पष्ट है कि इट इज क्लियर, अतः स्पष्ट है कि संवेग संरक्षण का नियम गैलीलियन रूपांतरण समीकरण के अंतर्गत निश्चर होता है। इट इज क्लियर, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ इज ए इनवेरिएंट इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ इज ए इनवेरिएंट इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अतः स्पष्ट है कि संवेग संरक्षण का नियम गैलीलियन रूपांतरण समीकरण के अंतर्गत निश्चर होता है। निश्चर का मतलब दोनों निर्देश तंत्र में समान मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा? क्या है? काइनेटिक एनर्जी वाला लिख रखा है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? गतिज ऊर्जा वाला है। अब वही कहानी, काइनेटिक एनर्जी दोनों फ्रेम में क्या होनी चाहिए? सेम। यही तो है। डालो हेडिंग, डालो हेडिंग। गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम, देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम, गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम, बताओ क्या होगा? समेशन ई मतलब एनर्जी, के का मतलब काइनेटिक। मैं यहां पे आई लगा दूं या बीसी लिख दो, बात एक ही, बिफोर कॉलिजन। भाई टक्कर से पहले को आई बोल दो या बिफोर कॉलिजन बोल दो, ठीक है। समेशन मतलब योग, ई का मतलब एनर्जी का, के का मतलब काइनेटिक एनर्जी, एफ का मतलब टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा। भाई समेशन का मतलब है कुल, टोटल होता है समेशन का मतलब। ई का मतलब एनर्जी, के फॉर काइनेटिक, आई का मतलब इनिशियल और एफ का मतलब फाइनल। यही तो होगा कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। अब ये हम डिफाइन करेंगे एस फ्रेम और एच डैश में। प्रत्येक का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। इधर देख रहे ज्ञानी? हाँ, चार हो गए यार तू तो। एस निर्देश तंत्र में लिखते हैं बिफोर कोलिजन, हाँ, M1 और M2। हो गई भिड़ंत भैया। वैसे तुमसे कोई ये पूछे टक्कर क्या होती है तो बता सकते हो क्या? हाँ, व्हाट इज कोलिजन? भिड़ंत कॉल्ड द टक्कर है। टक्कर होती क्या है, कोलिजन क्या है? क्या होती है टक्कर? आगे चल के तुम बढ़िया बढ़िया रिसर्च सेंटरों में जाओगे, हैं, आईआईटी में, आइजर में, अराइज में, पार्क में, डीआरडीओ में,
तो वहां पे जेस्ट के थ्रू या आईआईटी के एग्जाम के थ्रू या टीएफआर के थ्रू जो भी आपको एग्जाम देने हैं उनके थ्रू आप जाओगे तो इंटरव्यू तो देना होगा वहां, तो आपसे पूछ ले जाए। ऐसे तो क्वेश्चन पूछ जाते हैं कोलिजन क्या होती है। 11th में बड़े बड़े टॉपिक पढ़ के आए हो तुम, बता सत्येंद्र टक्कर क्या होती है। कोलिजन सुन तो ले यार, एक इंट्रैक्शन है। क्या है कोलिजन? एक इंट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन अन्योन क्रिया है। और एक ऐसी इंट्रैक्शन जिसमें वेलोसिटी का, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता हो, जिसमें वेलोसिटी का, एनर्जी का क्या होता हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता हो, पुनर्वितरण होता हो। अन्योन क्रिया के बाद जैसे इंट्रैक्शन हो और वहां पे ऊर्जा का, वेग का क्या हो, पुनर्वितरण हो, उसे अपन क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को, वह प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? हाँ, वह प्रोसेस जिसमें अन्योन क्रिया के पश्चात ऊर्जा और वेगों का पुनर्वितरण हो, क्या कहलाती है? टक्कर, कोलिजन कहते हैं। और टक्कर के लिए यह आवश्यक शर्त है, नेसेसरी कंडीशन फॉर कोलिजन। क्या है आवश्यक शर्त? कि विदाउट टच भी कोलिजन हो जाती है, बिना स्पर्श के भी टक्कर संभव है। बिना टच के भी कैसे? तू बैठा है क्लासरूम में और तेरी किसी से लड़ाई चल रही है मान ला, है ना, और उसने क्लासरूम में एंट्री करी और तुझको देखा और तुझको देखते ही वो भाग गया दोबारा। क्या तुझसे टच हुआ उसका? नहीं हुआ। फिर क्यों भाग गया? वेव्स इंटरेक्ट हो चुकी, दोनों की वेव्स, एनर्जी इंटरेक्ट हो चुकी। या अपने पास एक नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये नॉर्थ पोल है, अभी अपन ये नॉर्थ पोल इसके पास लेके जा रहे हैं, पास लेके जा रहे हैं, पास लेके जा रहे हैं, क्या होगा? दूर भागेगा। क्या टच किया? विदाउट टच के भाग रहा है ना, तो इसका मतलब बिना स्पर्श के भी टक्कर संभव है। टक्कर के लिए यह जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है कि कण स्पर्श करें, बिना स्पर्श के भी टक्कर हो जाती है। चलो पढ़ाएंगे, टाइम मिलेगा तब। तुम्हारा चैप्टर नंबर मैकेनिक्स में ये चैप्टर नंबर फर्स्ट तो गैलीलियन, सेकंड लॉरेंज, थर्ड में पढ़ेंगे कोरोलियस फोर्स, फोर्थ में एनर्जी कंजर्वेशन लॉ एंड वर्क लीनियर प्रॉब्लम, और फिफ्थ चैप्टर में पढ़ाएंगे तुम्हें ये टॉपिक। फिफ्थ चैप्टर तुम्हारा सेंटर ऑफ मास के नाम से, किसके नाम से? द्रव्यमान केंद्र, और कोलिजन की कहानी पढ़ाएंगे। और टक्कर बड़ी प्यारी टक्कर है, नए नए निर्देश तंत्र में पढ़ाएंगे, लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। चलो अब तुम तो टॉपिक पे आओ। ऐसे निर्देश तंत्र में बात कर रहे हैं, बिफोर कॉलिजन पार्टिकल की जो वेलोसिटी है टक्कर से पूर्व, वो अपन ने क्या मान ली? u1, और भैया सेकंड पार्टिकल की u2, फर्स्ट पार्टिकल की आफ्टर कॉलिजन v1 और सेकंड पार्टिकल की v2। यहां हमने दो नोटेशन दिए, बिफोर कॉलिजन u और आफ्टर कॉलिजन v। फर्स्ट पार्टिकल के लिए 1 और सेकंड पार्टिकल के लिए 2। समझ में आ रहा है ना? चलो भाई एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाते हैं। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बनाओ बेटा, क्या लिखेंगे बताओ? आप m1 u1 स्क्वायर, सही है क्या? ऐसे ही तो बनाते हैं काइनेटिक एनर्जी। सेकंड पार्टिकल की बताओ, आप m2, हाँ बोल, ये फर्स्ट पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी, और ये यही तो होती है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, इक्वल टू आफ्टर कॉलिजन बताओ। ठीक है, प्लस हाफ m2, और देख ले ज्ञानी सही लिखा है क्या? ये बिफोर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी और ये आफ्टर कॉलिजन, यही तो होगा काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, और सुन, प्लस क्यू तेरी आत्मा की शांति के लिए। हियर क्यू इज ए अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। पर टक्कर हुई तो आवाज आई होगी, ध्वनि आई होगी, साउंड, तो हो सकता है साउंड एनर्जी हो। टक्कर होती है तो हीट भी जनरेट होती है, तो हो सकता है हीट एनर्जी हो। समझ में आ गया? चलो ये बार बार 1/2 1/2 1/2 लिखना पड़ेगा, तो इसको हटाओ पहले तो। 2 का मल्टीप्लाई करने पर, अरे 2 का गुणा कर दो ना, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ?
तुम सुन नहीं रहे यार। सही लिखा है। ये कौन से फ्रेम में लिख दिया हमने? एस फ्रेम में, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लो। चलो छापो। कहां तक लिख लिया था हमने? हेडिंग डालिए केवल, लिखो तुम। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स, यांत्रिकी भौतिकी की अवधारणा के अनुसार, यांत्रिकी भौतिकी की अवधारणा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स, यांत्रिकी भौतिकी की अवधारणा के अनुसार, लिखो बोर्ड से भाई। मैकेनिक्स क्या कहती है? काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लो, यही तो होता है। यांत्रिकी भौतिकी की अवधारणा के अनुसार, और यह लिख ले। इसके बाद लिखो एस निर्देश तंत्र में। यहां पे लिख लेना Q बराबर ऊर्जा का अन्य रूप, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ब्रैकेट में लिख लेना ध्वनि ऊर्जा, फिर कॉमा लगा के ऊष्मीय ऊर्जा। ऊर्जा का अन्य रूप, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, Q बराबर करके ऊर्जा का अन्य रूप, ऊर्जा का अन्य रूप, ब्रैकेट में ध्वनि ऊर्जा, कॉमा ऊष्मीय ऊर्जा, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ब्रैकेट में साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, और इक्वेशन फर्स्ट तक। ये 1/2 का फैक्टर कैसे खत्म किया, समझ में आ गया ना? ये कौन से फ्रेम में बात की हमने? एस में। नहीं, अपन को बात करनी है कौन से फ्रेम में? क्या करेंगे बताओ? बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे। हाँ भाई, अब देखना डैश का ध्यान रखना। समझ में आया क्यों तिरछा लगा रहे हैं? जिससे क्लियर ऑब्जर्वेशन हो सके, एकदम स्पष्ट किरण दिखना चाहिए। और इक्वेशन नंबर करो नोट एस डैश निर्देश तंत्र में। अब इसके बाद क्या करोगे बताओ? गैलीलियो का वेग रूपांतरण समीकरण लिखेंगे, फिर इसमें मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। याद आ रहा है? और उससे क्या आ जाना चाहिए? फर्स्ट आना चाहिए। तो ऐसा रफ में कोशिश करोगे? अरे कोशिश करोगे क्या? तो 2 तक लिख लो, फिर रफ में कोशिश करना। और नेक्स्ट क्लास में मैं करवाई दूंगा, है ना? और ऑनलाइन वालों ध्यान से सुन लो रे, जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, एप्लीकेशन पर क्लास चलेगी, और एप्लीकेशन के बारे में इसके बाद वीडियो आ जाएगी, उसमें आपको बता देंगे, ठीक है? इक्वेशन सेकंड तक लिख लो, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे सेकंड तक। यहां तक लिख लो, इक्वेशन सेकंड तक।
लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना है, आप कर सकते हो, अब इसको आराम से कर सकते हो, कैलकुलेशन अच्छी आती है आपको, और मैं करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है भाई, राधे राधे भैया।